दोस्तों ईपीएफओ की जो बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें और भी कुछ फैसले लिए गए थे जिसको अभी तक मैंने कवर नहीं किया था। तो चलिए हम फटाफट से छोटी सी वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि और नए क्या बदलाव किए गए हैं। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। हम यहाँ पे 3 लाख सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट पूरे कर चुके हैं। गिव अवे का कुछ हिस्सा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जानना होगा कि पीएफ के सिस्टम में कोई भी बड़ा बदलाव करना होता है तो उसका फैसला सीबीटी मीटिंग के अंदर लिया जाता है। ये 238वीं मीटिंग के अंदर जो बड़े फैसले लिए गए थे उसमें सबसे टॉप पे रखा गया कि हमने पीएफ निकालने को सिंपल किया है। अगला पॉइंट, अब हम ये 4 पॉइंट को यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला बोला गया विश्वास स्कीम। तो होता क्या है कि पीएफ के अंदर बहुत सारे कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अगर कंपनियां जो है किसी तरह से पकड़ी जाती हैं, कंपनियां किसी तरह पीएफ जमा करने में कोई कमी करती है, तो पीएफ ऑफिस उनके ऊपर कार्रवाई करता है, उनसे ब्याज लेता है, उनसे जो है डैमेज लेता है और पीएफ भी वसूल करता है, और पीएफ वसूल करके मेंबर के खाते में डालता है। मैंने हज़ारों अकाउंट देखे हैं, तो उनमें बहुत सारे अकाउंट देखे हैं जहाँ पे होता है कि पुरानी एंट्री आ रही है। पुरानी एंट्री मतलब जब मान लो कि आपके 2025 के पैसे थे या 2022 के पैसे थे, अब 2022 में आपकी कंपनी ने जमा नहीं किए। अगर पीएफ ऑफिस ने उसको पकड़ लिया तो वो अगर 2025 में आपके पैसे डलवाएगा तो 2022 से 2025 तक का ब्याज आपकी कंपनी से वसूल करता है, और फिर आपके अकाउंट में 2025 में पूरा ब्याज और पूरा प्रिंसिपल डालता है। वो एंट्री आपको अलग से नज़र आती है। तो यहाँ पे ये किया जा रहा है कि जो इन्होंने, ऐसा होता है कि पीएफ ऑफिस हो गया या इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी हो गया, वो बीच बीच में ना ऐसे स्कीम्स लाते रहते हैं कि भाई ठीक है, जैसे किसी का लोन है, अब लोन चुका नहीं रहा तो बोल रहे हैं अरे यार तू बता कितने देगा। 10,000 नहीं देगा, अच्छा 10,000 नहीं देगा तो चल 8,000 दे दे, 8,000 नहीं तो चल 7,000 दे दे, या चल तेरा ब्याज माफ़ कर दिया तू मेरे को असल दे दे। इसी तरह की ये एक स्कीम बनाई गई जिसके अंदर पीएफ के सिस्टम को, ये जो रिकवरी वाला सिस्टम होता है उसमें कुछ ढील दी गई कि भाई चलो हम ढील दे रहे हैं और आप हमें जल्दी से पेमेंट कर दो, सेटलमेंट कर दो। तो इसी चीज़ को यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि हम जो है मई तक हमारा जो डैमेज हमें रिकवर करना है वो है 2,406 करोड़, विद ओवर 6,000 केसेस अक्रॉस अलग अलग जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो 6,000 केस पेंडिंग है जिनसे हमें 2,400 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। ठीक है। तो इस इतना अमाउंट रिकवर करना है, तो ये वैसा ही है कि ठीक है इतना नहीं दोगे, कितना दोगे ये बता दो। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे करी गई है। अगली चीज़ के अंदर में यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए फैसिलिटी दी गई है। आजकल तो वैसे फेस स्कैन करके लाइफ सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन यहाँ पे ये करा गया कि भाई साहब आप जो है पोस्ट ऑफिस वालों को अपना रिक्वेस्ट डाल दो, और पोस्ट ऑफिस वाले आपके यहाँ पे आ जाएंगे और वो आपका फेस स्कैन करके आपको लाइफ सर्टिफिकेट बना देंगे। ये उनके लिए अच्छा है जो खुद से अपना फेस वगैरह नहीं वेरीफाई कर पाते ना, उनके लिए अच्छा है ये। अगला पॉइंट है डिजिटल ईपीएफओ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। तो इसका ये मतलब है कि जैसे आपने समझा कि ईपीएफओ 3.0 आप 2024 के एंड से ही सुनते आ रहे हैं कि ईपीएफओ 3.0 में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे कुछ बताई गई हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। ईपीएफओ 3.0 में सीबीडी अप्रूव करता है मेंबर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटराइजिंग मॉनिटरी मॉडर्नाइज प्रोविडेंट फंड सर्विसेज। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि भाई ये जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है कि देखो जैसे आप एटीएम पे जाते हो, एटीएम पे जाया, एटीएम लगाया, पैसा निकाल लिया, क्या किसी ने जांच करी कि आपके पैसे कितने हैं? क्या किसी ने जांच करी कि आप सही, आपका बैंक अभी चालू है कि नहीं चालू है? तो इस चीज़ को बनाने के लिए पीएफ सिस्टम अपना ऐसे बना रहा है कि बैंक जैसे आपको फैसिलिटी दे रहा है निकालने के लिए, वैसी फैसिलिटी हम भी बना सके। तो इसको बनाने के लिए इन्हें सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, ये सब में सुधार करना होगा, तभी जाके ये काम हो पाएगा। बैंकों ने भी ये सुधार एक दिन में नहीं कर दिया, बैंकों ने भी ये सुधार बहुत टाइम में किया है। अब वही सुधार पीएफ ऑफिस अब जो है बहुत लेट है। आप समझो एटीएम से कब से आप पैसे निकाल रहे हो,
पहले होता था हम अपने एटीएम से खुद निकाल पाते थे, फिर हो गया कि हर अलग अलग बैंक जो है कनेक्ट हो गए, अब आप किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो। अब एसबीआई वाले को कैसे पता कि आपके पंजाब नेशनल के दरियागंज ब्रांच के अंदर कितना पैसा है? इसका मतलब है कि पंजाब नेशनल वाला एसबीआई को बताता है कि भाई इतना पैसा है, तो उस तरह के सिस्टम को ये बनाना चाह रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि हम ऐसा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये इस चीज़ के सपने देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और अनइंटरप्टेड सर्विस हम देना चाहते हैं, जो कि इनके जो मतलब होता है ना, इस कंपनी का उद्देश्य क्या है, तो इस उद्देश्य में भी लिखा गया है कि हम मेंबर को अनइंटरप्टेड सर्विस देना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है। जैसे अब अगर हाल फिलहाल आप वेबसाइट चलाएंगे तो मेंबर होम की भी वेबसाइट चलती रहती है, पासबुक की भी वेबसाइट चलती रहती है, तो सुधार तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि हम ऐसा ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इंस्टेंट विड्रॉल देना चाहते हैं, ऑटो क्लेम देना चाहते हैं, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है। पोर्टफोलियो मैनेजर, अभी ये पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है? देखो, पीएफ के अंदर ना, पीएफ एक ऐसी संस्था है जो गरीबों का पैसा इकट्ठा करती है, और जब गरीब उनसे मांगने आते हैं तो वो उनको दे देती है। कई बार लोगों का पैसा अटक भी जाता है, तो ऐसे अटके हुए पैसे 54,000 करोड़ रुपए हैं, जो कि आज के दिन में पीएफ ऑफिस कह रहा है ये हमसे कोई लेने नहीं आ रहा। तो अगली बात ये होती है कि जो पैसे उनके पास होते हैं, अब ये कितने पैसे हैं, तो आप समझो कि ये, जितना मेरे को अंदाज़ा है, 25 से 30 लाख करोड़, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। इसका एग्जैक्ट नंबर होता है कि पीएफ के पास आज के दिन में कितना पैसा है, तो 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का फंड है। अब इस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करके वो रिटर्न आता है, और उस रिटर्न में से कुछ हिस्सा आपको साल में ब्याज के तौर पे दिया जाता है। तो ये जो पैसा है ये कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इस चीज़ को लेके यहाँ पे इन्होंने 4 नई कंपनियों को अपॉइंट किया है। और उन 4 कंपनियां, वो 4 कंपनियों में जो जैसे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, आप पैसा देते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं किस कंपनी में लगाना है, इसी तरह के 4 पोर्टफोलियो मैनेजर को अपॉइंट किया गया है। तो ये नई बात है, ये बड़ी बात है, इसलिए यहाँ पे इसे सीबीडी मीटिंग के अंदर में लिखा गया है। इसके आगे का बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द मीटिंग चेयरमैन सीरियल ऑफ की इनिशिएटिव। अब ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, अ, इसमें और कुछ पॉइंट ऐड किए जा रहे हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग को इन्होंने सिंपल बनाया है। इसके बाद में री इंजीनियरिंग यूज़र मॉड्यूल। अब ये भी जो है, आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये अंदर सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। जैसे अपग्रेडेशन ऑफ ई ऑफिस, तो जो पीएफ अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी आपके हर कोई भी काम होता है तो उसका वो नोट बनाते हैं, उनके उसकी नोटिंग होती है, तो वो नोटिंग का एक तरह से सॉफ्टवेयर को अगला वर्जन लाया गया है, तो वर्जन 6 से वर्जन 7 कर दिया गया है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। उसके बाद स्पैरो करके कोई इनका इंटरनल सॉफ्टवेयर है, और उसको ये बता रहे हैं कि हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म इन्होंने यहाँ लिखा है, जो कि आपके मतलब का नहीं है। तो यहाँ पे मोटा मोटा ये है कि इन्होंने अपने जो ऑफिस के अंदर का सिस्टम है उसमें कई सारे सुधार किए हैं, ये बताया जा रहा है। इसके साथ में अभी हाल फिलहाल जो इन्होंने अचीवमेंट किया है उसके बारे में बताया गया, जहाँ पे उन्होंने कहा गया कि विकसित भारत रोजगार योजना में हमने ये किया। उसके बाद ईपीएफओ को सोशल सिक्योरिटी के लिए उसका बहुत तारीफ हो रही है दुनिया में, जहाँ पहले 19% हुआ करता था, अब 64% हो गया है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेरे को ये लग रहा है कि अभी भी इसमें बहुत काम होना बाकी है। ये किस तरह से 64% हिसाब लगा रहे हैं, वो जो है आंकड़ों का खेल है। वाकई असलियत में अगर देखा जाए तो पीएफ के मेंबर 8 करोड़ हैं, जबकि यहाँ पे रोजगार जो लोग नौकरी करते होंगे, मेरे हिसाब से वो 60 करोड़ के करीब होंगे। तो जब 60 करोड़ लोग हैं और उसमें से सिर्फ 8 करोड़ का पीएफ कट रहा है, तो 52 करोड़ कहाँ गए? ये 52 करोड़ को तो आपने जोड़ा ही नहीं, और आप कह रहे हो कि 64% को हमने सोशल सिक्योरिटी में कवर कर लिया। जब पीएफ ही नहीं कट रहा तो सोशल सिक्योरिटी में कहाँ से कवर हो गया? इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि इस संस्था ने हमको पहली बार इस तरह का कुछ दिया है, अवार्ड वगैरह दिया है।
उसके बाद बोला जा रहा है कि हमने इंडिया यूके डीसीसी एग्रीमेंट कुछ किया है, फिर डिजिटल रिफॉर्म किया है कुछ, और फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमने बढ़ाई है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने इंटरेस्ट जो है वो 8.25 मेंबर्स को दे दिया है जुलाई 2025 में, मच अर्लियर देन प्रीवियस ईयर। इसका ये मतलब होता है कि आमतौर पे जो इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता था वो अगस्त में या सितंबर में दिया जाता था। इन्होंने कहा कि इस बार हमने जुलाई 2025 में दे दिया। इसका मतलब देखो हम कितना तेज़ हो गए हैं कि हमने इस बार जो है जुलाई में दे दिया पैसा, इंटरेस्ट ब्याज का पैसा। लेकिन एक बात अभी भी समझने की है कि आपको बैंकों के अंदर जो ब्याज मिलता है वो मार्च का ब्याज जो है वो मार्च में ही मिल जाता है। लेकिन ये मार्च का पैसा जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बाद दे रहे हैं, और उसके लिए ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम कर दिया कि हमने आपको जो है जुलाई महीने तक पैसा दे दिया, जुलाई महीने के अंदर में। आपका क्या सोचना है इस बारे में, ज़रूर से बताएं। इसके अलावा यहाँ बोल रहे हैं कि हमने ज़मीन एक्वायर की है नए ऑफिस बनाने के लिए और पीएफ को आपके पास लाने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको इस सर्कुलर के और पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपको पहले जानकारी नहीं थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर से कमेंट में बताएं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप रेड हार्ट अपने कमेंट में लिख सकते हैं। ये लंबी वीडियो है, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।